हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में जो मेरी कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज़ चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डी कार्बोक्साइलेशन पे। सो हेयर आई एम विद अ वीडियो ऑन डी कार्बोक्साइलेशन। दोस्तों, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री आईआईटी जोधपुर से करी है और मेरा हाल ही में CSIR नेट क्लियर हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 28। एंड दोस्तों, आप देखिए। दोस्तों, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे और कंडक्टेंस, जैसा कि वो मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और जीओसी भी मेरा साथ साथ चल रहा है, तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखना और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैंने उसमें सारी चीज़ें कवर करी हैं जो CSIR नेट IIT जाम और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाली है वो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे डीकार्बोक्साइलेशन के बारे में। एंड जैसे कि आप जानते हैं, जब हम इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमारे कुछ कुछ रिएक्शंस आती हैं, जैसे रॉबिन्सन एन्यूलेशन हो गया, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम लोगों को ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिसमें बीटा पे कार्बोनाइल कंपाउंड होता है और उस तरीके की कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। तो कई जगह हम लोग डीकार्बोक्साइलेशन कराते हैं। तो देखिए उसका मैकेनिज्म क्या होता है और वो क्यों होता है, क्या ड्राइव करती है उस चीज़ को, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि टॉपिक लिखा है मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्साइलेशन। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, दो तरीके की डीकार्बोक्साइलेशन हम पढ़ते हैं। एक तो होती है सिंपल डीकार्बोक्साइलेशन और एक होती है बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डीकार्बोक्साइलेशन। ठीक है, तो जो सिंपल वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डीकार्बोक्साइलेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि डीकार्बोक्साइलेशन बेसिकली होती क्या है, CO2 का रिमूव होना। इसका रिमूव होना क्या होता है, हमारा डीकार्बोक्साइलेशन। और हमने एक वीडियो करी थी जिसमें हमने देखा था कि जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस कराई थी। तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका अगर मैं सोडियम सॉल्ट बना दूं और उसको मैं सोडा लाइम, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, इसको अगर मैं उसके साथ ट्रीट करूं तो मुझे एल्केन मिलता है, ये मेरा होता है एल्केन, और मुझे CO2 गैस मिलती है। तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है ये इसकी रिएक्शन की क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, तो ये होती है मेरी सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्साइलेशन। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, RCOO-। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, अब देखिए माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, RCOO Na से, और ये सोडियम सॉल्ट है, मतलब Na पे क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो RCOO- आ गया। अब देखिए उसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बॉन्ड पे आएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब मैं इस बॉन्ड को दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद ये बॉन्ड जो है, अब देखिए इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इसने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। एंटी बॉन्डिंग पे जब इसने इलेक्ट्रॉन्स डाले तो क्या होगा, यहाँ का बॉन्डिंग कैरेक्टर वीक होगा। तो क्या होगा, ये जो दोनों के बॉन्ड हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन ले लेगा, ये वाला R ग्रुप ले लेगा। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा और मुझे मिलेगा R- और CO2। अब देखिए इसमें एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक R- मतलब कार्बन आयन लाइक इंटरमीडिएट बन रहा है। तो अब देखिए कार्बन आयन लाइक अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स एक और क्या हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स हो सकती है। अब देखिए R- के साथ अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी, अगर मैं लगा दूंगी R- के साथ, तो क्या होगा, ये मेरा नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको स्टेबिलाईज कर देगा। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके ज़रूर देखना। जिस वीडियो में मैंने होमो के बारे में बताया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं।
तो अब देखिए R माइनस मुझे मिल चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, वर्कअप करा देना है रिएक्शन का। वर्कअप कराने से मुझे मेरा एल्केन मिल जाएगा और ये मेरी हो गई सिंपल डीकार्बोक्साइलेशन। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया और मुझे एल्केन मिला। ये उसका मैकेनिज्म है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे, देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन में अगर हमारे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट, या फिर अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि डीकार्बोक्साइलेशन में, इन डीकार्बोक्साइलेशन इसमें हमारा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप क्या बता सकते हैं? वहाँ पे लिखा होगा कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कार्बन रेडिकल या फिर कार्बीन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा रेडिकल या कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आपके ऑप्शन को टिक करना है कार्बन आयन। कार्बन आयन मेरा इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट इज बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डीकार्बोक्साइलेशन होती है। तो देखिए, बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम पहले इसको देखेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसको बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला है? क्योंकि ये देखिए, ये तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो मेरा मेजर फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। उसके अल्फा पोजीशन पे CH2 है और उसके बीटा पोजीशन पे कीटोन है, इसीलिए मैंने इसको बोला है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसको जब मैंने हीट किया तो ये क्या करता है, CO2 रिलीज़ कर देता है। मतलब वही ये चीज़ ये रिलीज़ कर देगा CO2। फिर मेरे को क्या मिलेगा, एक कीटोन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, एक स्प्लिटेड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O CH2 C, ये OH और ये C डबल बॉन्ड O। ये मेरा कहाँ से आया है इतना पार्ट, ये मेरा आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है और जो कीटो का O है, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है और ऊपर से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि बीटा जो कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है डीकार्बोक्साइलेशन की, तो आप बोल सकते हैं कि जो उसका इंटरमीडिएट या फिर जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो रिएक्शन होती है वो होती है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब उसके बाद अब इसको हमें निकालना कैसे है, किस तरीके से इसको रिमूव कराना है, कैसे हमें CO2 निकालना है, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ किस तरीके से वो मैकेनिज्म होगा। अब देखिए इसका दोस्तों हम रिमूवल देखते हैं कि CO2 कैसे रिमूव हो रहा है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये sp3 है, ये जो ऑक्सीजन है ये sp2 है। अब देखिए sp2 की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp3 से, क्योंकि S कैरेक्टर ज़्यादा है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज़्यादा हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरी GOC की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ये पूरा समझा रखा है कि क्यों S कैरेक्टर की और हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रिलेटेड है। तो अब sp2 क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये H को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड देखिए इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेट करेगा। जब ये बॉन्ड इधर आया तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर क्या है CH2 माइनस है और ये क्या हो गया प्रोटॉन, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पर क्या है प्रोटॉन। अब देखिए CH2 माइनस है, यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पर आराम से क्या बन सकता है RC डबल बॉन्ड O CH3। अब कई बार क्या करते हैं लोग, थोड़ा अलग तरीके का भी मैकेनिज्म बना देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार लोग ये भी कर देते हैं कि RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है इस तरीके से, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड O। अब कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये ऐसे आ गया, तो इसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है RCOH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2,
ये क्या होता है, इनॉल, हमें इनॉल भी मिलता है। लेकिन जब मैं इसकी टॉटोमराइजेशन कर दूंगी, तो ये मुझे क्या देगा, RC डबल बॉन्ड O CH3। और ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम प्रोडक्ट है। तो अब आपकी मर्जी है आपको किस मैकेनिज्म से आंसर लेके आना है, ठीक है। आपको अगर ये मेथड इजी लगता है आप ये याद रखिए, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है इनॉल वाला तो आप ये याद रखिए। दोनों में प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, दोनों में प्रोडक्ट एक ही है, तो आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप वो करिए। तो इसमें याद क्या रखना है, जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनमें एक 6 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और हमेशा जो 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट होती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। आई गेस विटमोर करके साइंटिस्ट थे, तो इस वजह से हम लोग हमेशा देखते हैं कि 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बने, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा नहीं होता और वो मोस्ट स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। तो ये देखिए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी, CO2 गैस निकली और ये देखिए RCOCH3 का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि एक बेंजोइक एसिड है, जब मैंने उसको कॉपर के सॉल्ट के साथ हीट किया तो मुझे बेंजीन मिल गया। ये भी एक एग्जांपल है डिकार्बोक्साइलेशन का। ये सिंपली वही बात हो गई, मैंने GOC में बताया था कि या तो हम सोडा लाइम ले सकते हैं या फिर हम कॉपर का सॉल्ट, कॉपर ले सकते हैं, कॉपर क्विनाइन के प्रेजेंस में लिख सकते हैं, या कोई भी कॉपर का सॉल्ट ले सकते हैं, तो वो भी डिकार्बोक्साइलेशन कराता ही है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे रिएजेंट्स हो सकते हैं, इतना एग्जाम्स में पूछता नहीं है, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसेसेस होते हैं। मेरा मेन मोटो था आपको डिकार्बोक्साइलेशन का मैकेनिज्म बताना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये कई बार रिएक्शन में बिटवीन, जैसे आपका कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये चीज़ आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें इस तरीके का कुछ चीज़ें दे रखी है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा, जो कि आप आंसर के बस एक स्टेप दूर है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं ये कैसे बनाऊँ, मेरा तो इतना बड़ा प्रोडक्ट है और ये ऐसे है। अब देखिए आपने 4-5 रिएक्शन के स्टेप लगा के आप यहाँ तक पहुँचे, बस एक स्टेप के पीछे आप आंसर नहीं बता पाएंगे, आपके 2 या 4 नंबर ज़ीरो कट जाएंगे। तो इसलिए आपको ये स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये स्टेप लगाते ही आप आंसर पे पहुँच जाएंगे और आपको 2 या 4 नंबर का जितने का भी वो क्वेश्चन होगा और आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने जब IIT JAM का पेपर दिया था तब भी इस तरीके का कार्बोक्साइलेशन पे एक क्वेश्चन आया ही था, और ये मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स पे पूछ ही लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JAM में भी, और नेट के बच्चों को तो ये सब चीज़ें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो PhD इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है ऑर्गेनिक में वो वहाँ पर मैकेनिज्म बनवा लें, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ओके। एंड आई एम श्योर कि विटमोर ही है, ओके। सो चलिए आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर ज़रा सा भी आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से उसको ठीक करूँगी। एंड जिन्होंने ये वीडियो देखी है मुझे पूरा विश्वास है उनके पूरे 2 या 4 नंबर पक्के हैं, मेरी गारंटी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो घाटे में है, तो आप उनकी भी मदद करना चाहते हैं तो उनको ये प्लीज़ चैनल बताइएगा। और तब तक मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ़ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।